आज चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चंस करेंगे, इन टेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके आंसर देना। सारा चैप्टर हमने पढ़ लिया, तो चैप्टर पढ़ लिया तो क्वेश्चंस हमें आने चाहिए। थ्योरी पढ़ने के बाद क्वेश्चन बस एक टेस्ट ही है। तो देखो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए मेटल विच इज लिक्विड। अब बताओ, विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। बताओ भाई कौन सा है? हाँ, मरकरी। मरकरी यानी कि Hg। ठीक है, तो मरकरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर क्या होता है? लिक्विड। हाँ, तो आप एक बार बेस्ट कंडक्टर बताओ, फिर पुअर कंडक्टर बताओ। सेकंड में है, गिव एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देने इनके, गिव एन एग्जाम्पल विच कैन बी इजीली कट विद ए नाइफ। सोडियम। नेक्स्ट, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट क्या है? सिल्वर। ए लिखा है तो मतलब एल्यूमिनियम लिखेंगे। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट और बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो कौन सा है? सिल्वर। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, लेड, Tb। लेड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, लेड। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द मीनिंग्स ऑफ मेलिएबल एंड डक्टाइल। तो मेलिएबल का मतलब क्या होता है? मेलिएबल, द प्रॉपर्टी ऑफ metals, the property of metals which shows that they can be transferred into sheets by hammer। ठीक है, तो अगर हम हैमर से प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे वो जो है किस में चेंज हो जाएंगी? शीट्स में। और उनकी इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? मेलिएबल। तो या इस कह सकते हैं। तो नेक्स्ट, डक्टाइल क्या है? डक्टाइल, द प्रॉपर्टी ऑफ metals that they can be drawn into wires। ठीक है, तो मेटल की वो प्रॉपर्टी जिससे हम इन्हें वायर में बदल सकते हैं खींच के, तो इसे क्या कहते हैं? डक्टाइल या डक्टिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाई इज सोडियम केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। सोडियम को ना या तो पैराफिन वैक्स के अंदर रखते हैं, या फिर केरोसिन ऑयल के अंदर रखते हैं। पहले केरोसिन ऑयल के अंदर रखते थे, लेकिन आजकल मार्केट में पैराफिन वैक्स में काफी ज्यादा आती है। तो ऐसा क्यों है कि इसे वैक्स में या केरोसिन ऑयल में रखेंगे? ज्यादा रिएक्टिव है, ये हवा से भी रिएक्ट करती है और वाटर से, हवा पानी दोनों से रिएक्ट करेगी। तो आप कहां तक बचाओगे? तो आप इसे क्या करोगे फिर? यू विल स्टोर इट इनसाइड केरोसिन ऑयल। इससे रिएक्ट नहीं करती। यहां पे लिखेंगे एज सोडियम इज हाईली रिएक्टिव विद वाटर एंड एयर, that's why we keep it in kerosene oil। ठीक है, इसलिए हम इसे केरोसिन ऑयल में रखते हैं। नेक्स्ट, राइट इक्वेशंस फॉर द रिएक्शन। आयरन का रिएक्शन हो रहा है किससे? स्टीम से। तो वाटर से तो होता नहीं, किससे होता है? स्टीम से होता है। तो
कैसे लिखेंगे, Fe प्लस H2O किस फॉर्म में होगा, ये स्टीम की फॉर्म में, क्या फॉर्म करेगा, 3O4। ठीक है, अगर बैलेंस करना हो तो यहाँ पे 3 लगाओ, ठीक है, यहाँ भी 3 आयरन हो गए, वहां भी, ठीक है, और प्लस हाइड्रोजन गैस भी तो निकलेगी, तो यहाँ पे फिर ऑक्सीजन कितने हैं, 4, यहाँ 1 है, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन कितने हो गए अब 8, तो 2 यहाँ है, 4 से इसे भी मल्टीप्लाई कर दो, हो गया बैलेंस। नेक्स्ट सेकंड, कैल्शियम एंड पोटेशियम विद वाटर, कैल्शियम का रिएक्शन करना है वाटर के साथ। अब देखो कैल्शियम हो, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और सोडियम, ये वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो बेस बनाते हैं हाइड्रोजन गैस, तो क्या बनेगा कैल्शियम का बेस CaOH ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन, और पोटेशियम का K प्लस H2O, इसका भी बेस बनेगा तो KOH प्लस हाइड्रोजन, वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसे ध्यान से देखना, ये इस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड में बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं, यहां से ये है बहुत सिंपल लेकिन थोड़ा सा लॉजिक लगेगा, तो लॉजिक जहां यूज हो रहा हो इस तरह के लॉजिकल क्वेश्चंस आजकल बोर्ड में पूछे जाते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चंस कम आते हैं, तो लॉजिक्स भी बहुत सिंपल है, वही है, सब बेसिक के ही काम है। देखो क्वेश्चन किस तरह का है, कह रहा है हमारे पास 4 मेटल के सैंपल हैं ABCD, मेटल के नाम इसने नहीं दिए, ठीक है, ये 4 सैंपल हैं, वर्क टेकन एंड एडिड टू द फॉलोइंग सॉल्यूशन, ये सैंपल्स हमने लिए और इन सॉल्यूशंस के अंदर मिलाए, यानी कि A को मिलाया किसके साथ, A को इसके साथ ही मिलाया कॉपर सल्फेट, A को जिंक सल्फेट के साथ ही मिलाया, रे को सिल्वर नाइट्रेट के साथ भी मिलाया, इन सबके साथ इसे मिलाया A को, ठीक है। तो अब देखो B को मिलाया इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इन चारों 4 सॉल्यूशन है हमारे पास, आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट, ये 4 सॉल्यूशन है और चारों सॉल्यूशन को चारों मेटल्स के साथ मिलाया गया अलग अलग करके, तो कुछ तरह के रिजल्ट्स आए, कैसे कि ए ने इसके साथ रिएक्शन नहीं की, क्यों नहीं की होगी, ए ने आयरन सल्फेट के साथ रिएक्शन नहीं की, यानी कि A प्लस आयरन सल्फेट FeSO4 रिएक्शन नहीं हुई, नो रिएक्शन, क्यों नहीं हुई, क्योंकि ये कम रिएक्टिव होगा, तो A आयरन से क्या है, कम रिएक्टिव है, यहां से हमें पता चलता है कि A जो है वो आयरन से कम रिएक्टिव है, चलो मैं यहां पे लिखता हूं A कम रिएक्टिव है किससे, आयरन से, इससे ये बात हमें कंफर्म होगी। नेक्स्ट, कॉपर के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दे दी, इसका मतलब है जो A है वो ज्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से, ठीक है, इतनी बात हमें समझ आई। नेक्स्ट, अब B का रिएक्शन देखते हैं, अब B ने आयरन को भी डिस्प्लेस कर दिया, आयरन को डिस्प्लेस कर दिया, अब सब इसके साथ रिएक्शन नहीं की, लेकिन सीधी सी बात है अगर आयरन को डिस्प्लेस करेगा तो कॉपर को भी डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। हाँ, जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाया, जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाया, देखो इसने, आयरन ज्यादा रिएक्टिव होता है या कॉपर, आयरन, तो अगर आयरन को डिस्प्लेस करेगा तो कॉपर को भी जरूर करेगा, अगर यहाँ पे रिएक्शन लिखी होती तो यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट लिखा होता है ना, नो रिएक्शन, इसका मतलब जिंक से कम रिएक्टिव है, तो जो बी है ये कम रिएक्टिव है किससे, जिंक से, और ज्यादा रिएक्टिव है किससे, आयरन से, आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है। अच्छा, अब बात करेंगे सी की, सी ने किसी के साथ रिएक्शन नहीं की, बस सिल्वर नाइट्रेट के साथ की, यानी कि जो सी है वो हमारा ज्यादा रिएक्टिव है किससे, सिल्वर से, सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है सी, ठीक है, सिल्वर से ज्यादा होगा, लेकिन और सबसे क्या है, आयरन से भी कम है, कॉपर से भी कम है, जिंक से भी कम है, तो ये कम होगा रिएक्टिव किस किस से, आयरन से भी कम होगा और कॉपर से भी कम होगा और जिंक से भी कम, इन सब से कम है, बस सिल्वर से एक ज्यादा है। डी ने किसी के साथ रिएक्शन नहीं की, लेकिन डी क्या है, लिस्ट रिएक्टिव है, ये क्या है, लिस्ट, इसीलिए किसी के साथ रिएक्शन नहीं कर पाया, ठीक है। चलो अब बस केवल इतनी सारी एनालिसिस की हमने अपने बेसिस पे, सिंपल सी इतनी बात पे कि जो जिसको डिस्प्लेस करेगा तो उसका मतलब वो ज्यादा रिएक्टिव है, जिसको नहीं कर पाएगा उससे वो कम रिएक्टिव है, बस इतनी बात से हमने केवल इनका रिएक्टिविटी चेक किया। तो मुझे बताओ सबसे कम रिएक्टिव कौन सा है, डी, इससे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है, अब सिल्वर को कर पा रहा है सी बस,
बाकी किसी को नहीं कर पा रहा। अब बी देखो, बी ने किसको डिस्प्लेस किया, आयरन को। ए ने किसको किया, कॉपर को। तो आयरन को कर रहा है, ये कॉपर को कर पा रहा है, इसका मतलब क्या है कि सी इन्हें भी नहीं कर पा रहा। तो सी क्या है, डी के बाद सी है, तो डी सबसे कम रिएक्टिव है, उससे ज्यादा सी है। अब बी और ए में बताओ कौन ज्यादा रिएक्टिव है। अब बी जो है आयरन को डिस्प्लेस कर पा रहा है, जिंक को नहीं कर पा रहा, और ए जो है वो आयरन को भी नहीं कर पा रहा। इसने बी ने आयरन को डिस्प्लेस कर दिया, लेकिन ए आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाया। तो ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है दोनों में, बी है। तो बी ज्यादा रिएक्टिव है। तो उसके बाद इसका मतलब क्या समझ में आया, बी, डी सबसे कम रिएक्टिव है, सी उससे ज्यादा है, उससे ज्यादा ए है, और सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, बी। क्योंकि बी ना सबको डिस्प्लेस कर पा रहा है, बस किसे नहीं कर पा रहा, जिंक को, है ना। और जिंक को आप देखोगे कोई भी नहीं कर पाया, ठीक है, समझ आई बात। जिंक को कोई नहीं कर पाया, लेकिन आयरन देखो, अब आयरन की बात करें, आयरन को कोई नहीं कर पा रहा डिस्प्लेस, केवल कौन कर पा रहा है, बी। दैट मीन्स ये भी नहीं कर पाया, ये भी नहीं कर पाया, ये भी नहीं कर पाया, ये कर पा रहा है डिस्प्लेसमेंट। दैट मीन्स जो बी है वो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, और ये सारे आयरन से कम रिएक्टिव है। इनका मतलब चारों में सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्या है, बी। इससे कम रिएक्टिव क्या है, ए। उससे कम रिएक्टिव सी, और सबसे कम रिएक्टिव डी। समझ आई बात। चलो अब क्वेश्चंस देखते हैं। फिर क्वेश्चन बहुत आसान लगेंगे, आपने एक बार एनालिसिस कर दिया अपने, केवल आपको दिमाग लॉजिक लगाना है, जो भी आपको नॉलेज है, बहुत सिंपल सा लॉजिक लगेगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चंस बहुत इजी पूछेगा वो। क्वेश्चन है विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा है, बी। फिर पूछेगा व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इफ बी इज एडेड टू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, अगर बी को कॉपर सल्फेट में ऐड किया जाए। देखो यहाँ पे ऐड किया ही नहीं उसने, कह रहा अगर ऐड करें बी को कॉपर सल्फेट में क्या रिजल्ट होगा। तो अब बताओ, बी आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है, तो क्या कॉपर को करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। कॉपर तो आयरन से भी कम रिएक्टिव है ना, तो अगर उसने आयरन को ही डिस्प्लेस कर दिया, वो आयरन से भी ज्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर से ज्यादा तो होगा ही। तो क्या होगा यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना, वेरी गुड, है ना, यही चीज है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। तो हम देखेंगे कि बी जो है कॉपर सल्फेट में से कॉपर को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, ठीक। नेक्स्ट है अरेंज द मेटल्स ए बी सी डी इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी है, बी की। उससे कम किसकी है, उससे कम है ए की। उससे कम किसकी है, सी की। और सबसे कम किसकी है, डी की। तो दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा। कैसा ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है, बी ए सी। क्लियर है। नेक्स्ट अब है विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन डाइल्यूट HCl, जब इस तरह क्वेश्चन होगा ना, कौन सी गैस निकलेगी, क्या होगा, सिंपल सा आप सबसे पहले रिएक्शन करोगे, आपको नहीं पता, ठीक है, बस आप लिखते जाओगे जो भी वो कह रहा है। उसने कहा, क्या कहा, व्हेन डाइल्यूट HCl इज एडिड टू रिएक्टिव मेटल, ठीक है। तो कोई रिएक्टिव मेटल है, कैसा है ये, रिएक्टिव है, ठीक है। इसका रिएक्शन किसके साथ, HCl के साथ, ठीक बात है। अब कौन सी गैस निकलेगी, सिंपल सा है, कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, अपने आप ही आ जाएगा। तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। कह रहा राइट द केमिकल रिएक्शन व्हेन आयरन रिएक्ट विद H2SO4। तो पहले इसका आंसर लिख देते हैं, यहां पे लिखेंगे व्हेन रिएक्टिव मेटल इज एडिड टू HCl then hydrogen gas is produced या released, हाइड्रोजन गैस इज रिलीज, ठीक है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट पार्ट इसका क्या है, नेक्स्ट पार्ट है केमिकल रिएक्शन लिखो जब आयरन रिएक्ट करेगा किसके साथ, H2SO4 के साथ। बहुत सिंपल है, क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, ये प्लस का इसको डिस्प्लेस कर देगा, तो FeSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो स्टेप वाइज आंसर दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक इज एडिड टू ए सॉल्यूशन ऑफ आयरन सेकंड सल्फेट। तो अब फिर वही है कि हम तो लिख के देखेंगे कि हमने क्या किया, जिंक को रिएक्ट किया किसके साथ, FeSO4 के साथ। क्या होगा, क्या जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कि आयरन, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक क्या करेगा, आयरन को डिस्प्लेस करेगा। तो यहाँ पे फॉर्म होगा ZnSO4
प्लस Fe, आयरन अलग हो जाएगा, ठीक है, ये होगा। राइट द केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे व्हेन जिंक इज एडिड टू आयरन सेकेंड सल्फेट, then zinc will displace iron from iron sulfate and displacement reaction takes place, ठीक है। तो बस यही होगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। अब फर्स्ट का आंसर है, फर्स्ट में किस किस का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देना है, सोडियम का। तो सोडियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक, तो एक डॉट लगा दो, हो गया। फिर सेकंड, इसके बाद किसका देना है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 6, तो 6 डॉट लगा दो, हो गया। मैग्नीशियम कितने होते हैं आउटर मोस्ट में, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 डॉट लगा दो। ये डॉट स्ट्रक्चर है इनके, है ना, एलिमेंट्स के। सेकंड में उसने पूछा शो द फॉर्मेशन ऑफ Na2O और MgO बाई द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो पहले Na2O बनाते हैं, तो Na2O कैसे बनेगा बताओ। Na कितने हैं, यहाँ पे 2 हैं, ठीक है। हर एक के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक एक। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। इसे 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से लेगा और एक इलेक्ट्रॉन यहां से लेगा। तो क्या फॉर्म होगा इसके पास, तो 2 Na हो जाएंगे हमारे पास में, जिनके पास हर एक के पास कितना चार्ज होगा, प्लस। एक ऑक्सीजन होगा जिसके आउटर मोस्ट में अब 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इसके पास चार्ज कितना होगा, -2। और फिर ये तैयार हो जाएगा Na2। फिर हमें फॉर्म करना है MgO। तो MgO, Mg के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और O के पास, इसे 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रांसफर हो जाएंगे। तो Mg के पास कितना चार्ज होगा, +2, और ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और चार्ज इस पे कितना होगा, -2। तो ये फॉर्म हो जाएगा MgO। थर्ड पूछ रहा है व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट इन दीज कंपाउंड्स। इनमें कौन कौन से आयंस हैं, तो यहां पे लिखेंगे थर्ड का आंसर इन Na2O। तो Na2 में कौन कौन से आयंस हैं, आयंस लिखो तो कौन कौन से हैं, एक है Na+ एंड O-2। फिर एंड इन MgO में कौन से आयंस हैं, तो एक है Mg+2 एंड और कौन सा है, O-2, ठीक है। तो ये आयंस है, लिख देंगे जो भी आयंस हो। नेक्स्ट है व्हाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये आंसर आ गया। ये सब एक्टिविटी के आंसर क्वेश्चंस हैं, है ना। एक्टिविटी में से कुछ पूछे गए हैं, कुछ हमारी थ्योरी में से हैं, बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं होता, ठीक है। आपने सारी एक्टिविटीज कर ली, सारी थ्योरी पढ़ ली, तो अब कुछ नहीं बचा। सारे क्वेश्चंस वही होंगे जो पहले तो आपने थ्योरी में पढ़े हैं। तो बस ध्यान से देखते रहो, समझो, याद करो, बता दो। तो बताओ ये हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है आयनिक कंपाउंड्स का। हाँ सॉलिड होते हैं ना, क्यों होते हैं सॉलिड, हाँ क्योंकि उनके एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये सॉलिड होते हैं और इनके मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं, ठीक है। तो हम यहां लिखेंगे दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ attraction, therefore they are solid and have high melting point।
ठीक है, और वैसा ही बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है इनका, हाई होता है। नेक्स्ट, डिफाइन द टर्म्स मिनरल। बताओ बच्चों क्या होता है मिनरल? जो चीजें अर्थ क्रस्ट से निकालते हैं, ठीक है, तो दोज थिंग्स वी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल्स। ठीक है, नेक्स्ट और क्या है? और वे मिनरल जिनसे हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं प्रॉफिटेबली। ठीक है, तो ये सारे मिनरल है, सारे और मिनरल होते हैं लेकिन सारे मिनरल और नहीं होते। तो यहां लिखेंगे दोज मिनरल्स फ्रॉम विच metals can be extracted profitably are known as ore। गैंग क्या है? फिजिकल इंप्योरिटी, बस एक ही वर्ड आप कहोगे, फिजिकल इंप्योरिटी विच आर मिक्स्ड विद अवर ओर, है ना, विच आर मिक्स्ड विद अवर ओर इज नोन एज गैंग। द फिजिकल इंप्योरिटीज, द फिजिकल इंप्योरिटीज लाइक, कौन कौन सी? लाइक सैंड, माइका, लाइमस्टोन etc which are mixed with ore are known as gangue। ठीक है, ये टॉपिक तो आपने बिल्कुल एकदम डीपली कर लिया सर, नहीं इतना तो सिलेबस में था भी नहीं, लेकिन वो वैसे ही आप उसे समझो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, उसमें से बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है नेम टू मेटल्स विच आर फाउंड इन नेचर इन द फ्री स्टेट। फ्री स्टेट में ना, प्रकृति में वही चीज मिलती है जो बिल्कुल सबसे कम रिएक्टिव है। तो सबसे कम रिएक्टिव जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगी, उस कौन कौन सी चीजें हैं जो नेचर में फ्री मिलेंगी? गोल्ड एंड प्लेटिनम, है ना, तो यहां पे लिखेंगे गोल्ड एंड प्लेटिनम। और प्लेटिनम को ना, प्लेटिनम को व्हाइट गोल्ड भी कहते हैं। ठीक है, गोल्ड से महंगा है, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, व्हाट केमिकल प्रोसेस इज यूज्ड टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम इट्स ओर। मेटल का ओर है, मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड है, उससे मेटल निकालना, यानी कि ऑक्सीजन को अलग करना, क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। तो यही प्रोसेस है, इसी प्रोसेस से हम लोग मेटल ऑक्साइड से मेटल निकालते हैं। नेक्स्ट इज मेटेलिक ऑक्साइड ऑफ जिंक, मैग्नीशियम एंड कॉपर वर हीटेड विद द फ्लोइंग मेटल। देखो ये सारे के सारे हमारे क्या हैं? कंपाउंड्स हैं। इन कंपाउंड्स को इन के साथ क्या किया गया? रिएक्ट किया गया। फिर कह रहा है इन विच केस विल यू फाइंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। किसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी? तो उसमें होगी जिसमें देखो जिंक ऑक्साइड में से जिंक को डिस्प्लेस कौन कर पाएगा? जो जिंक से ज्यादा रिएक्टिव होगा। जिंक से ज्यादा रिएक्टिव क्या है? मैग्नीशियम। ठीक है, तो केवल यहां पे होगी। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट इन विच मेटल डू नॉट, अच्छा यहां पे इन विच केस यू विल फाइंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो यहां पे क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और यहां पे क्या ये कर पाएगा कॉपर डिस्प्लेस? नहीं, तो यहां होगी नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। यहां भी जिंक है, जिंक को ही क्या डिस्प्लेस करेगा? नो रिएक्शन। इसमें बताओ मैग्नीशियम को डिस्प्लेस केवल कौन करेगा? कोई भी नहीं, तो यहां पे कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। सब ज्यादा रिएक्टिव है इनमें से नो रिएक्शन और नो रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट
कॉपर ऑक्साइड, कॉपर को डिस्प्लेस कौन करेगा? जिंक भी करेगा, ये भी करेगा, तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। ठीक है, यहां पे भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, लेकिन यहां कोई रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, इस तरीके। नेक्स्ट, विच मेटल डू नॉट कोरोइड इजीली? किसमें कोरोजन नहीं होता? गोल्ड में नहीं होता, प्लेटिनम में नहीं होता, मेटल की बात कर रहा है ना, तो किसमें नहीं होता? गोल्ड में। गोल्ड एंड प्लेटिनम। ठीक है। व्हाट आर एलोइज? एलोइज क्या है? क्या होते हैं एलोइज? ए मिक्सचर ऑफ टू और मोर metals or metals with non-metal to increase their properties is known as alloy. ठीक है, so a mixture of two or more metals or metal with some non-metal to increase their properties is known as alloy. ठीक है, तो इसको एलोय बोलते हैं। क्लियर है पॉइंट? ये सारे इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद कल हम नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन, हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा।